जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि न्यूज़ीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जाते-जाते ये कह गए कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला। 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला। सवाल ये पैदा होता है कि न्यूज़ीलैंड और भारत की जो बायलैटरल ट्रेड है, वो तो तकरीबन $1 बिलियन के करीब है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं न्यूजीलैंड को तकरीबन $700 मिलियन हैं। न्यूजीलैंड की एक्सपोर्ट्स जो इंडिया को हैं वो तकरीबन पौने 400 मिलियन डॉलर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर भारत आते हैं और वो जाते किधर हैं? वो मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं और ख़ास तौर पे उनका जो हिस्टोरिक विज़िट था, जो गुरुद्वारा राघवगंज के अंदर, दिल्ली के अंदर और वहाँ पे लोगों से मिलना, मुंबई के अंदर क्रिकेट खेलना, इसकी क्या सिग्निफ़िकेंस है? और जाते-जाते वो ये कह गए कि 250 मिलियन लोगों को निकाला पॉवर्टी से और साथ में ये भी कह गए कि भारत की जो नेवी है, ये डोमिनेंट नेवी है। और भारत की जो उनके साथ जो नेवी के साथ जो ताल्लुकात हैं, उसके ऊपर भी काम करके जो जॉइंट स्टेटमेंट इसको पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। ये क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं और क्वाड का भी ज़िक्र करके कि क्वाड बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप दोनों मुल्कों के दौर देखें, ताल्लुकात को देखें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? इकोनॉमी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इकोनॉमी होती है। इवन कि अब देखें ना, अब भी तकरीबन $1.2 बिलियन के करीब ट्रेड है और मेरा ख़्याल है कि कोई इतने लंबे-चौड़े ताल्लुकात भी नहीं थे, इतनी लंबी-चौड़ी जिसे कहते हैं ना आना-जाना भी नहीं था। लेकिन ये हुआ क्या? मेरा ख़्याल है नरेंद्र मोदी जो हैं, वो अपने ताल्लुकात को एक्सपैंड कर रहे थे। वो एक तो ऑस्ट्रेलिया को ये पैगाम देना चाह रहे थे कि भाई साहब, हमारे पास और ममालिक भी मौजूद हैं। ये एक सीरियस पैगाम था, मेरा ख़्याल है जो वो ऑस्ट्रेलिया को देना चाहते हैं। अब आप देखें कि जो रिलेशंस हैं इंडिया और न्यूज़ीलैंड के, वो ज़ाहिर बात है एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से ज़्यादा फ़ोकस रहा है दोनों मुल्कों का। इंडिया को यही चीज़ चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ताकि फार्मास्यूटिकल्स, क्रिटिकल मिनरल्स और एग्रीकल्चर के अंदर फ़ायदा लेना चाहते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन में भी ज़ाहिर बात है एमओयूज़ साइन हुए हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। न्यूज़ीलैंड कोई लंबी-चौड़ी डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बनाता, लेकिन फाइव आइज़ इंटेलिजेंस का मेंबर होने की वजह से न्यूज़ीलैंड के पास बहुत कुछ है। सो मैरिटाइम कोऑपरेशन इंडिया की प्राइमरी ज़रूरत है। असल में इंडिया जो है, वो जो मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स है और स्किल्ड वर्कर है, उस पे काम करना चाहता है कि इन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इनको लेबर चाहिए, इनके लोग बोर हो गए हैं, इनके लोग उस तरह काम नहीं करते, हमारे लड़कों को स्पेस चाहिए होगी। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि न्यूज़ीलैंड को इंडिया जितने भी एक तो इंडिया को शामिल भी किया गया इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के अंदर भी शामिल किया गया है और न्यूज़ीलैंड को कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मेंबर बनाया गया है और साथ ही साथ जो हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एजुकेशन, स्पोर्ट्स इन चीज़ों में भी जो है वो एग्रीमेंट हुए हैं। और टेररिज़्म का भी ज़िक्र है। अब न्यूज़ीलैंड के अंदर मेरा नहीं ख़्याल कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो, लेकिन इंडिया के लिए टेररिज़्म एंड एक्सट्रीमिज़्म ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उनको टारगेट किया जाए। आपको पता है इंडिया ने जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, जो खालिस्तानी जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट कहते हैं, उनके खिलाफ घेरा पूरी दुनिया में तंग किया हुआ है। और ये नरेंद्र मोदी की अप्रोच है। नरेंद्र मोदी की अप्रोच है कि पर्टिकुलरली ये जो 5 ममालिक हैं, जिन्हें फाइव आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस कहते हैं, इनके गिर्द घेरा क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो मयार हैं,
जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के में जो मयार हैं, वो थोड़े डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। बाकी यूरोपियन ममालिक में इंडिया शायद मैनेज कर सकता होगा, लेकिन इधर बर्तानिया में और इधर करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। सो इंडिया जो है, वो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर मैं कहूँ, अगर मैं समझूँ, $1 बिलियन के ट्रेड वाले मुल्क के साथ इतनी गुर्बतें बढ़ा दी कि रायसीना डायलॉग के अंदर उसको चीफ गेस्ट बना दिया। वहाँ पे यूरोपियंस भी आए होंगे ना। उन्होंने मैथमेटिक्स निकाला होगा। देखिए, सबसे पहले जब आप किसी बंदे को वेलकम करते हैं, आप किसी बंदे को वेलकम करते हैं, तो देखते हैं कि इनके साथ हमारी कॉमनैलिटीज़ क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, हमें और इनको कहाँ-कहाँ फ़ायदा होने जा रहा है। लेकिन आप भारत की सेंस में अगर आप देखें, तो उनको पता चलेगा हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा भैया। $1 अरब की ट्रेड से क्या करना है? सो बेसिकली इट इट वाज़ अ कोऑपरेशन। ये इंडिया का एक मिसिंग स्पॉट था। इन्होंने उस मिसिंग स्पॉट को फिल किया कि जी ये जो खालिस्तानी है, इनके गिर्द घेरा तंग करना है। बाकी सारी कहानी है। बाकी सारा अब फॉर एग्ज़ाम्पल नरेंद्र मोदी साहब ने प्रोटोकॉल तो टका के दे दिया ना। अब मुझे ये बताएँ कि जब नरेंद्र मोदी उनको गुरुद्वारा लेके गए, दिल्ली के अंदर, तो क्या पैगाम दिया? इसको ज़रा रीड करें। इसको पैगाम ये दिया कि मैं अपने इन इन न्यूज़ीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर लक्सन को कहना चाहता हूँ कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे ये बहुत करीब हैं। देखो मैं इनकी कितनी इज़्ज़त करता हूँ। देखो ये मुझे कितने अज़ीज़ हैं। देखो मैं खुद जाता हूँ वहाँ पे पूजा करने, इबादत करने, उनको मानने, मैं खुद जाता हूँ। मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ। मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ। ये मेरे बड़े करीब हैं। लेकिन जब ये सारा कुछ हो जाएगा एंड देन जब खालिस्तानी एलिमेंट्स न्यूज़ीलैंड के अंदर भारत की सरकार जो है, उसको हिट करेंगे, टारगेट करेंगे, उसके इंटरेस्ट को करेंगे, तो अब न्यूज़ीलैंड की गवर्नमेंट को भारत बड़ी आसानी से कह सकेगा कि देखो हम तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। हम तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। ये है अप्रोच। ये इंडिया का एक मिसिंग लिंक था। उन्होंने इस मिसिंग लिंक को लेके अच्छा दुनिया में मुझे बात बताएँ, नरेंद्र मोदी साहब जिधर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा चले गए। सो ही न्यू कि इधर जाने की क्या सिग्निफिकेंस है। ही न्यू कि जब मैं वहाँ जाता हूँ, तो मुझे उससे क्या मिलने वाला है। मेरा नेशनल इंटरेस्ट कैसे सर्व होगा। और वो जाते-जाते कह गए 250 मिलियन बंदों को पॉवर्टी से निकाल गया। हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी बड़ा अहम है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल साथ ही साथ आपको पता है जो चाइनीज़ के हवाले से भी बात कर गए कि जो चाइनीज़ नेवी की जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ तैसमैन सी के अंदर हुई, उसने हमारे शहरियों को बड़ा परेशान कर दिया और हमारी जो रीफ्स हैं, जो मिलिटराइज़ेशन ऑफ रीफ्स का भी ज़िक्र किया। ये बेसिकली जो समंदर के हवाले से बेसिकली टर्म्स हैं। सो वो कोरल रीफ्स आपने अक्सर सुना होगा। सो ये जो ये जो बात करके गए, अब देखिए ना, ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली नरेंद्र मोदी को तो बहुत अच्छी लगेंगी कि चाइना के हवाले से इनका मौक़िफ़, हमारा मौक़िफ़ एक है। इंडिया के अंदर चाइना के बारे में बात करना कितना आसान है, जबकि रायसीना डायलॉग के अंदर जब दुनिया के 20 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर लक्ज़न ऑफ न्यूज़ीलैंड आए हुए थे, तो कोई भी चाइना से इनवाइट नहीं किया गया था। देखिए ना, इंडिया की ये खूबसूरती तो माने आप, इंडिया की ये खूबसूरती तो माने कि इंडिया अपने 2 नेबर्स को नहीं बुलाता और बाकी दुनिया को घर बुला के अपनी स्टोरी सुनाता है और अपना मौक़िफ़ एक्सप्लेन करता है और बताता है कि हम दुनिया में क्या हैं और क्या कर रहे हैं और हमारी सोच क्या है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? कि इंडिया अपने 2 नेबर्स को नहीं बुलाएगा। ना चाइना को बुलाया, ना पाकिस्तान को बुलाया। चाइना को तो ज़ाहिर बात है इसलिए नहीं बुलाया कि उन्होंने कहा, "अभी हमारे ताल्लुकात तुम्हारे से अच्छे नहीं हुए।"
पाकिस्तान को वैसे इनवाइट नहीं करना क्योंकि पाकिस्तान के तो खिलाफ बात करनी है। मुझे बताएँ कौन-सा ऐसा वज़ीर ख़ारजा था, कौन-सा ऐसा लीडर था जिसके बारे में जिससे भारत ने पाकिस्तान के साथ बात ना की हो? नीदरलैंड के साथ क्या भारत ने पाकिस्तान की बात नहीं की? किस मुल्क के बारे के साथ पाकिस्तान की बात नहीं हुई? जब ये टेररिज़्म की बात करते हैं, तो क्या ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान का ज़िक्र होना था और किसका होना था? सो आप देखें कि ये जो अप्रोच थी नरेंद्र मोदी की, ये अप्रोच बड़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच थी और ख़ास तौर पे अच्छा वो क्या हैं, वो समझ रहे हैं ये क्रिकेटिंग नेशन है, हमारे इनसे बहुत ताल्लुकात हैं, मैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ढूँढने आया हूँ, ठीक है? वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ढूँढने आए हैं और इंडियन बिज़नेसमैन का डेलीगेशन लेके आए हैं। आज मेरा ख़्याल है वो वापस जा रहे हैं। सो ही इज़ हियर मतलब वो तो कुछ 4-5 दिन जो है ना वो यहाँ पे हैं। 16 तारीख से लेके 20 तक 5 दिन के दौरे पे आई थिंक यहाँ पे हैं। और वो जो बिज़नेस डेलीगेशन लेके आए हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा लें बेसिकली तो उनका एम फ्री ट्रेड है। लेकिन फ्री ट्रेड के साथ-साथ इंडिया का एम एक ही है कि भाई मेरा मसला हल करो और मेरा मसला है खालिस्तानी। अगर आपने खालिस्तानियों को ना पकड़ा वहाँ पे क्योंकि ये फाइव आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस जो है, ये खालिस्तानियों को स्पेस देता है। दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड दे डोंट वांट कि ये स्पेस जो है वो दी जाए। इसीलिए गुरुद्वारा लेके गए। इसीलिए वो जो जिसे वो कहते हैं ना ये ये मोहब्बतें बढ़ रही हैं और आप इसको देखेंगे कि ये अब अनकरीब भारत से कोई ना कोई लीडरशिप जाएगी। 2 बंदे तो जाएँगे। 2 बंदे जाएँ तो तब पता चलता है कि टेम्परेचर क्या होता है। एक जयशंकर साहब, एक मोदी साहब। इनके दोनों के जाने से टेम्परेचर का पता चलता है। अगर ये दोनों ना जाएँ, तो टेम्परेचर का पता नहीं चलता। उसकी वजह ये है कि बाकी लोगों की अपनी एक पोज़ीशन है, वो ठीक है, वो सारा चलता रहता है। अब सुनने में आ रहा है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। दोबारा नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं, डायलॉग शुरू हो चुका हुआ है। मतलब वो सारी एक जिसे कहते हैं शुरू करेंगे। और ये बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं 1.2 बिलियन नेवर फॉरगेट द बायलैटरल ट्रेड इज 1.2 बिलियन डॉलर और वहां से एक मुल्क को पकड़ के आपने बुला लिया एज ए चीफ गेस्ट समझ रहे हैं बात को सो बेसिकली एंड एट द अदर हैंड वो देखते हैं कि यहाँ पे इनोवेशन टेक्नोलॉजी ठीक है जी अब वो चाहते हैं कि यहाँ से क्योंकि बहुत देखिए ये तमाम वेस्टर्न मुल्क में ये एक ऐसा स्पॉट था। अब देखिए ना कि वो कहते हैं इतना आसान है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना न्यूज़ीलैंड के साथ कि 2 महीने के अंदर हो जाएगा। एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, मिनरल्स, रिन्यूएबल एनर्जी में। इतना आसान है। मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। और असल में इंडिया ने क्या करना है, जो मोबिलिटी होनी है। देखें ये वो स्पेस है, स्पॉट है जो पाकिस्तान मिस कर गया। कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, वो मिस कर गई है। उसकी वजह ये है कि आधे से ज़्यादा तो लोग हमें समझते हैं यार ये मिलिटेंट हैं, ये इस्लामिस्ट हैं, ये मौलवी हैं। ये जब आते हैं तो आते ही पहले मस्जिदें बनाते हैं, फिर हमें हिजाब करवाते हैं, फिर हमारे लोगों को फिर वो आगे से डिसएग्रीमेंट्स हैं। कोई अहमदी है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई देवबंद है, हर बंदे ने अपनी मस्जिद बनाई हुई है। तो ये बाहर के जो ममालिक हैं, ये बड़े परेशान होते हैं हमें देख के, हमारी इन इस निज़ाम को देख के। लेकिन ज़ाहिर बात है इसमें ऑब्वियसली वो क्या किया जा सकता है, जो हकीकत है वो हकीकत है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह ही होता है, लेकिन ये चीज़ें तो हैं ना। सो हमारी जो स्किल्ड लेबर है, आई स्टिल नो दे लाइक मैनी साइंटिस्ट बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो न्यूज़ीलैंड के अंदर हैं। मैं जानता हूँ उनको ज़ाती तौर पे। मेरे 1-2 ताल्लुक वाले हैं वहाँ पे। सो ये इंडिया का जो मेरे आपको मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ीलैंड की कोई एम्बेसी नहीं है। मुझे लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ीलैंड की कोई एम्बेसी नहीं है। अगर पाकिस्तानियों ने न्यूज़ीलैंड का वीज़ा लगवाना हो, तो आपको शायद ईरान से या पता नहीं कहाँ से लगता है, आई डोंट नो। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। मुझे इस आई हैव नो आइडिया या दुबई में कहीं होगी इनकी एम्बेसी। सो पाकिस्तान वेयर डज़ इट स्टैंड आपके सामने है।
सो ये न्यूज़ीलैंड जो है, वो जो क्रिकेट आके खेल रहे हैं और जो गुरुद्वारों में जाया जा रहा है, बेसिकली दिस इज़ अ मैसेजिंग। वो क्रिकेट वाले कनेक्शन बनाने आए हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है जनाब। अब इंडिया ने डिमांड शुरू करनी है न्यूज़ीलैंड से और पूछ रहा है कि भाई ज़रा ये बताएँ ना। और आपको इस चीज़ का भी बता दूँ मैं, न्यूज़ीलैंड ने कौन-सा ऐसा मुल्क है जो इंडिया में आता है और ये आके नहीं कहता कि हम न्यूज़ीलैंड क्या सॉरी भारत का जो कैंडिडेचर है एज़ अ यूनाइटेड नेशंस परमानेंट मेंबर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हम सपोर्ट नहीं करते। तमाम दुनिया से इन्होंने अप्रूव करवा लिया हुआ है। तमाम दुनिया से उन्होंने करवा लिया हुआ है। ये उन्होंने अप्रूव करवा लिया हुआ है। उनको इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि फ़िलिपाइन्स भी कह रहा है, न्यूज़ीलैंड भी कह रहा है, दुनिया का कोई ऐसा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका आप नाम लें और ज़ाहिर-सी बात है चाइनीज़ इस चीज़ से बड़े परेशान होते हैं। इस चीज़ से वो पाकिस्तान तो बोलता रहता है, पाकिस्तान की किसने सुननी है? लेकिन पाकिस्तान तो बोलेगा, जितना जो मर्ज़ी हो पाकिस्तान तो बोलता रहेगा कि इंडिया डज़न्ट डिज़र्व दिस डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो हमारा एडवोकेट कोई नहीं है अनफॉर्च्यूनेटली, हमारे पास बोलने वाला बंदा कोई नहीं है, माज़रत के साथ, हमारा मौक़िफ़ ही कोई नहीं है। ये हमारी जो डिप्लोमेसी का नाम होना चाहिए टाइट लिप्ड डिप्लोमेसी, ठीक है ना जी? या लिप टाइट डिप्लोमेसी, ठीक है जी? या साइलेंट डिप्लोमेसी या स्ट्रैटेजिक साइलेंस। हमारी जो डिप्लोमेसी है, वो इस उसकी उसकी बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की अप्रोच है, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की। वो हमें हम शायद दुनिया हमें नहीं जानती कि हम किस एंगल में, किस दुनिया के किस स्टाइल में काम करते हैं। हमारा यही स्टाइल है, खामोशी से काम करना, बोलना नहीं। उसकी वजह ये है मैं वो देखता हूँ डॉक्टर जयशंकर वो कहता है डर डर के क्या रहना है, डर डर के क्या बात करनी है। आप दुनिया को कन्विंस करें, आप दुनिया के साथ आर्गुमेंट करें, आप दुनिया से बात करें। बात तो सही है कि आर्गुमेंट करने से, बात करने से ही बात बनती है, छुपने से तो बात नहीं बनती। खामोशी से थोड़ी दुनिया को पता चलता है आपको क्या तकलीफ है। वो क्या एक मशहूर मकाला है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ दूध नहीं देती। सो दिस इज़ द स्टोरी। सो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आपकी जो दर्द है, आप देखिए ना हंगेरियन फॉरेन मिनिस्टर किस तरह बोलते हैं, हिपोक्रेसी ऑफ द यूरोप के ऊपर। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी हिपोक्रेसी ऑफ द यूरोप के ऊपर, डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बोलते हैं वो। सो हमें भी बोलना चाहिए, हमारा भी कोई मौक़िफ़ आना चाहिए। हमें भी पता चलना चाहिए कि जितने बड़े ये 4 दिन इवेंट हुए हैं ना न्यूज़ इंडिया के अंदर, ये आपकी सोच है। ये आपकी सोच है कितने बड़े इवेंट हुए हैं इंडिया के अंदर। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कब कहाँ पे क्वाड जो है वो नेवी के लोग बैठे हुए हैं। क्वाड की जो नेवी के लोग हैं, नेवल चीफ्स हैं वो बैठे हुए हैं और डायलॉग कर रहे हैं। उनको भी रेजिना पे आई थिंक बुलाया हुआ था। उनका एक अलहदा होगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ने हर फॉरेनर जो आया हुआ था उसने इंडिया के मीडिया को इंटरव्यू दिया। और मैं ये भी बताता चलूँ कि न्यूज़ीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अक्षरधाम टेंपल का भी दौरा किया था दिल्ली के अंदर। कल मेरा ख़्याल है व्हेन बिफोर गोइंग टू मुंबई जाने से पहले उन्होंने वहाँ का भी दौरा किया था। सो एक तरफ जो जो जिसे कहते हैं ना सॉरी मिलिट्री और उसके लोग भी बैठे हुए हैं क्वाड के, फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए हैं, बॉलीवुड के लोग भी मिल रहे हैं। देयर इज़ सो मच, देयर इज़ सो मच व्हिच इज़ गोइंग ऑन। सो आई विश कि हमारी लीडरशिप बोलती, बात करती और हम यहाँ पे ज़ाहिर बात है बात कर रहे थे कि यार वो दहशतगर्द कैसे ख़त्म करने हैं यार, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हार्ड स्टेट हमने बनना है। हमने हार्ड स्टेट बनना है, हम सॉफ्ट स्टेट से गुज़ारा नहीं कर सकते। और वो जो इंटेलिजेंस चीफ आए हुए थे इंडिया के अंदर, वो आके चले गए, पता भी नहीं चला, उनके एलामिये की कुछ समझ नहीं आई। वो भी मैं वैसे खबर निकालने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या है? जो इंटेलिजेंस चीफ है, इंडिया का मौक़िफ़ क्या था? वो जिसे कहते हैं ना, मुद्दा क्या था उनका? वो कहना क्या चाहता है इंडिया? पाकिस्तान के हवाले से क्या बात हुई होगी? क्या बात हुई होगी पाकिस्तान के हवाले से? क्योंकि उन्होंने तो वो जिसे कहते हैं ना, माफ़ नहीं किया होगा। मुझे ये बताएँ कि अगर भारत जो है
वो नीदरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को ये कह रहा है कि इनको इक्विपमेंट नहीं देना, हालाँकि कोई इतना लंबा-चौड़ा इक्विपमेंट हमें वो देते नहीं हैं। तो इंटेलिजेंस, इंडिया ने इंटेलिजेंस चीफ को क्या कहा होगा पाकिस्तान के बारे में? बट ये न्यूज़ीलैंड की आपको स्टोरीज़ पता चली कि व्हाट इज़ द हिडन पॉइंट ऑफ व्यू और हिडन पर्पस क्या था, कि जिस मुल्क के साथ 1.2 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो, उसको इतनी प्रोटोकॉल, इतना वेलकम, आप समझ आई होगी।